Hello everyone, Bhavna Agrawal here. So here we'll go second chapter, that is principles of management. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस जिन्हें हम फॉलो करते हैं अपने डेली रूटीन में. ठीक है, ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिस ऐसी जनरल गाइडलाइंस जो मैनेजर्स फॉलो करते हैं, लाइक हाउ शुड दे बिहेव, हाउ शुड दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सिचुएशंस, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. And principles of management, in this chapter we'll learn about the Fayol's principles and Taylor principles. Firstly, we need to understand what is management principles and what is scientific principles, what is the difference between them. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं. ठीक है, हमें पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में वर्क करता है. और अगर हम अपने प्रिंसिपल्स रिजिड रखेंगे, फिक्स रखेंगे, सो वी कैन नॉट compete in dynamic environment, in changing environment, but scientific principles are rigid. Next, management principles applied with creativity. मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी और पर्सनलाइज स्किल होनी बहुत जरूरी है. जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट विच एक्ट एज क्रिएटिविटी एंड पर्सनलाइज्ड स्किल्स. बट in scientific principles are followed in a static manner, in a rigid manner. ठीक है, वहाँ पे कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई पर्सनलाइज्ड स्किल्स नहीं, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर रूल, एंड इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी रिजिड. ओके, नेक्स्ट इज कीप चेंजेस अकॉर्डिंग विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. बट scientific principles, they do not change, but management principles, they change according to the changing environment or according to the situation. Okay, this is management principles and scientific principles. Next is nature, features or characteristics of management principle, that is universal application except or irrespective of the size एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, हर जगह एक ही चीज़ फॉलो होती है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है और कितना छोटा है और किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है. बाकी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, यूनिवर्सल फिनोमेना. नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसी भी चीज़ का कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते. ठीक है, वो जनरल गाइडलाइंस देते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए. सो these principles are provide general guidelines. And next is evolutionary and formed by practice and experiments. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या कुछ भी चीज़ ओवरनाइट प्रोड्यूस नहीं होती या ओवरनाइट फॉर्म नहीं होती. इट नीड्स प्रैक्टिस, इट नीड्स एक्सपेरिमेंट्स. जैसे फेयोल का डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है, और डिवीजन ऑफ वर्क ओवरनाइट तैयार नहीं हो गया प्रिंसिपल. किसी भी प्रिंसिपल को डिवीजन ऑफ वर्क का नाम नहीं दे दिया गया. ठीक है, उसके ऊपर मेहनत लगी, एक्सपेरिमेंट्स हुए, प्रैक्टिसेस हुई, एवरेज वर्कर पे ये प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, उसके बाद जाके प्रिंसिपल को नाम दिया गया डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एज वी डिस्कस, दीज आर नॉट रिजिड, दीज आर flexible and changes according to the changing environment. Next is behavior in nature. See, management principles क्या होते हैं? ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, ह्यूमन का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, वो हर एक सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं. सो मैनेजमेंट भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स रिएक्ट करता है और अपने आप को चेंज करता है, अपनी गाइडलाइंस को चेंज करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप्स. मैनेजमेंट इज परफेक्ट व्हेन you do practice and you do experiments. Hope I'm clear. First, we'll discuss about the Fayol's principles of management. Fayol कौन थे ये? इनका एक बार बैकग्राउंड और हिस्ट्री देख लेते हैं. His name is Henry Fayol. He born in France 1841 and got degree in mining engineering in 1860. Okay, and he started working as engineer, promoted MD in 1880. ठीक, जब ये MD अपॉइंट हुए थे तब कंपनी की पोजीशन इंसॉल्वेंट थी.
एक ऐसी पोजीशन पे थी जहाँ पे कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई थी और वो अपने लोन्स और अपने डेट्स नहीं पे कर पा रही थी। उस टाइम पे ये एमडी बने और कंपनी की सिचुएशन को इम्प्रूव किया और एक बेटर पोजीशन बनाया। ठीक है, इनके मेजर और 30 साल बाद ये रिटायर हो गए। इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, एक तो 5 फंक्शंस कौन से? दैट यू हैव लर्न: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ही हैज गिवन दीज functions of management, and there are 14 principles that we'll discuss. He has given these principles and functions of management. That's why he called the father of management. ठीक है, let's see what are the principles. First is division of work. What is division of work? Division of work means काम को बांट दो. The whole work must be divided into units, into task, into subtask. हमें पता है कि एक बंदा कोई भी काम पूरा अपने आप नहीं कर सकता, हमें काम को बांटना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको अकाउंट्स भी पढ़ा लूँगी, बिजनेस भी पढ़ा लूँगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लूँगी, इंग्लिश भी पढ़ा लूँगी, पीएचडी भी पढ़ा लूँगी, तो क्या ये हो सकता है? कुड इट बी पॉसिबल? नो, इट कुडंट बी पॉसिबल। काम एक जना नहीं कर सकता, हर किसी के पास एक जैसी स्किल्स नहीं होती, हर किसी के पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं और उन्हीं स्किल्स को यूज़ करके हम काम को बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस एंड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ द वर्कर। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। इन्हीं के ऊपर केस स्टडीज पूछी जाती हैं और यही की टर्म्स होते हैं इनके, मीन्स डिवाइडिंग द टास्क। ओके, next is authority and responsibility. Authority and responsibility means, firstly authority means power to take decisions, and responsibility means obligation to complete the task on time. Authority and responsibility, और किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, अथॉरिटी का भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी। लाइक मैं प्रोडक्शन मैनेजर हेड हूँ, ठीक है, मेरे को बोल दिया गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 1 वीक के अंदर कंसाइनमेंट पूरा करना है, प्रोडक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, लेकिन मेरे को अथॉरिटी नहीं दी गई कि मैं रॉ मटेरियल परचेज कर सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत हो तब। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है लेकिन अथॉरिटी नहीं है। सो देयर इज अ मिसमैच ऑफ बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी वर्कर को कोई भी टास्क देते हो करने के लिए, यू मस्ट बी गिवन दैम अथॉरिटी, अ मैचिंग अथॉरिटी, ना ही ज़्यादा अथॉरिटी और ना ही कम अथॉरिटी, ना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ना ही कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर मस्ट बी पैरिटी बिटवीन दैम, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन दैम। व्हाट? Authority and responsibility. Authority means power to take decision and responsibility means completion of work on time. Okay, the next term is, hope I'm clear. The first term, division of work. First principle is division of work. Second, authority and responsibility. Division of work, dividing the task. Authority and responsibility means authority, power to take decisions, and responsibility means obligation to complete the work on time, and there must be parity between authority and responsibility. इसके ऊपर केस स्टडीज बन जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी वर्कर को टास्क दिया करने के लिए, उसको पावर्स दे दी, उसको अथॉरिटीज़ दे दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। उसको बोल दिया कि आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो, आप जो भी कर सकते हो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, आप सारे एफर्ट्स लगाइए। ठीक है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। उसको ये नहीं बोला गया कि मुझे 1 वीक के अंदर टास्क कंप्लीट चाहिए, यूनिट्स कंप्लीट चाहिए, प्रोडक्शन कंप्लीट चाहिए, या 15 डेज के अंदर, 1 मंथ के अंदर। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, सिर्फ अथॉरिटी दे दी। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट वायलेट हो रहा है? वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट हो रहा है। अथॉरिटी तो दी गई बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम सबको पता है क्या होता है, टू फॉलो द जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे डिसिप्लिन का मीन्स क्या है? कमिटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। मीन्स आपने ऑर्गेनाइजेशन से जो भी कमिटमेंट्स कर रखे हैं उन्हें फॉलो करना और उन्हें पूरा करना, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप
ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और जनरल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में इस प्लेज के साथ आए हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बेस्ट लेवल तक पहुंचा के रहूँगा या सारे काम ऑनेस्टली करूँगा, सो यू हैव टू बी फुलफिल दैट कमिटमेंट. ठीक है, दैट इज डिसिप्लिन. ओके, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड, what is unity of command? Unity of command means what? Follow order from one boss. There must be one boss of employees. अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो उनके ऊपर एक हेड होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए. अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो क्या होगा? chaos क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक्सक्यूजेस क्रिएट होंगे. लाइक अभी आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों को सारे टीचर्स से वर्क मिलते हैं. ठीक है, अकाउंट्स के टीचर भी कुछ ना कुछ देके जाते होंगे, बिजनेस में भी, इकोनॉमिक्स में भी, पीएचई में भी, और मैथ्स और कंप्यूटर में भी. ठीक है, और इंग्लिश में भी. तो यहाँ पे क्या होता है, आपके बहुत सारे बॉसेस हैं. आप लोग क्या करते हो फिर? नेक्स्ट डे बहाने बनाते हो, एक्सक्यूजेस बनाते हो कि मैम और सर मैं इन वाले मैम और सर का काम कर रहा था इसलिए मैं काम नहीं कर पाया. ठीक है, या मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे बहुत सारा काम मिला था. तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, कियोस क्रिएट होता है. ठीक है, कि आप लोग एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? बहाना बनाने लगते हैं. और बॉसेस में क्या आ जाते हैं? ईगो क्लैशेस आ जाते हैं. किस टाइप के ईगो क्लैशेस? कि मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरा काम कंप्लीट चाहिए. दिस इज़ व्हाट? ईगो क्लैश. कि उन्हें दूसरे बॉसेस से मतलब नहीं है, दूसरे के काम से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है. ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के साथ होता है. अगर एम्प्लॉयज़ के 1 से ज़्यादा बॉसेस होते हैं तो वो वहाँ पे भी क्या क्रिएट होता है? कियोस, कन्फ्यूजन और एक्सक्यूजेज एंड ईगो क्लैशेस. अगर एम्प्लॉयज़ इसी तरीके से बहाना बनाते हैं कि मैं किसी और का काम करने में बिजी था, और बॉस या फिर हेड्स आपस में लड़ने लगते हैं, उनकी ईगो क्लैशेस होने लगते हैं. सो in unity of command there must be one boss to receive the order. Sorry, one boss to receive the order. ठीक है, that is unity of command. Next is unity of direction. Unity of direction means everyone must be work or must be guided towards one direction, that is achievement of organizational goal. वन हैड मीन्स वन प्लान. सबका एक मोटिव, सबका एक डायरेक्शन, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. कोई अपने सेल्फ मोटिव की वजह से कुछ अलग नहीं जा रहा, कुछ अलग काम नहीं कर रहा. दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इट इज़ वेरी क्लियर इन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में. यूनिटी ऑफ कमांड बहुत सिंपल है, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस. And unity of direction means work together in one direction, that is achievement of organizational goal. Okay, next is subordination of individual interest to general interest. Subordination of individual interest to general interest means what? General interest is organizational interest, individual interest is self interest. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय अपने सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ मोटिव्स और सेम कुछ अपने व्यूज़ के साथ आते हैं. ठीक है, अपने सेल्फ व्यूज़ के साथ आते हैं, अपने सेल्फ आइडियाज़ के साथ आते हैं. उनका अलग अलग मोटिव होते हैं, लेकिन उन्हें अपना मोटिव असाइड रख के, एक तरफ रख के क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करना होता है. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का फेवर क्या है? द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अगर आपको अपना गोल अपना सेटिस्फाई करने हैं, अपने मोटिव सेटिस्फाई करने हैं, देन यू हैव टू वर्क इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. यू हैव टू कन्वर्ट योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ओके, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. एंड मैनेजर ऑल्सो हैज़ टू रिकनसाइल द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. मैनेजर को भी क्या जरूरी है? मैनेजर को भी जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिकनसाइल करें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करें कि आपका इंटरेस्ट तभी कंप्लीट हो सकता है या तभी पूरा हो सकता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करोगे. वंस ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव द टास्क, यू विल अल्टीमेटली अचीव द टास्क. ठीक है, सो again the repeat: division of work, authority and responsibility,
discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest. Next is remuneration of persons. Remuneration of persons is what? Remuneration. देखो पैसा सब कुछ है, पैसा ही एक ऐसा मोटिव है, एक ऐसा डायरेक्शन है, एक ऐसा मोटिवेटर है, ठीक है, जिससे आप किसी को भी, किसी भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो उसकी बेस्ट एबिलिटी तक परफॉर्म करने के लिए. अगर आप चाहते हो कि मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉय अपनी बेस्ट एबिलिटी तक परफॉर्म करे, यू हैव टू प्रोवाइड वेरी फेयर रेम्यूनरेशन टू दैम. फेयर मीन्स उनके अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग. लाइक अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग काम कर रहे हैं और एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप एक को तो बहुत अच्छा पे कर रहे हो और एक को आप लो पेड कर रहे हो. अब बताइए, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम, दोनों का काम सेम, लेकिन एक को हाई पेड हो रहा है और एक को लो पेड हो रहा है. उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में सिर्फ इतना ही होगा, जो लो पेड है वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, और वो ऑर्गेनाइजेशन में डिससेटिस्फाई रहेगा. और एक डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता. ठीक है, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स. अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ अपनी बेस्ट एबिलिटी तक परफॉर्म करें, यू हैव टू प्रोवाइड फेयर रेम्यूनरेशन टू दैम अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. Next is centralization and decentralization. Centralization means, yes, powers in few hands, and decentralization means powers at each and every level of managers. Centralization में क्या होता है? पावर्स क्या? पावर्स, डिसीजन लेने की पावर्स या कुछ भी डिसीजन लेने के लिए पावर्स क्या होती हैं? टॉप लेवल के हाथों में होती हैं, कुछ ही हाथों में होती हैं. जैसे मैं एक छोटे से बिजनेस की बात करूं, एक सोल प्रोप्राइटर की बात करूं, तो वहाँ पे क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन में पावर्स सिर्फ एक ही के हाथ में होती है, जो वहाँ का मालिक होता है. क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ पे, मीन्स अपने सर्वेंट्स पे भरोसा करता है? क्या वो उन्हें अपनी शॉप के मेन काउंटर पे बिठा के कहीं भी छोड़ के जा सकता है? नहीं जा सकता. या फिर वो उनके कोई भी व्यूज़ या उनके कोई भी सजेशन सुनेगा? नो, नेवर, कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही इज़ द बॉस. और वो जो सर्वेंट्स हैं वो क्या है? अनस्किल्ड है, दे आर नॉट कैपेबल टू गिव एनी सजेशंस एंड एनी आइडियाज़ टू दैम. ठीक है. और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि पावर्स सारे हैंड्स पे या सारे लेवल्स पे बटी हुई होती है, हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, हर एक बंदा जो हर एक लेवल पे काम कर रहा है वो अपने डिसीजंस अपने आप ले सकता है. ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. लाइक इन योर स्कूल, पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एट वेरियस लेवल. ठीक है, जैसे एमडी, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, रिसेप्शन, ठीक है, योर टीचर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, transport departments. This is what? This is decentralization. And centralization is what? Where the powers in few hands. तो यहाँ पे क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना ही कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कहीं पे भी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. अगर पूरा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि पावर कुछ ही लोगों के हाथ में होगी, एंड दैट विल बी टॉप लेवल मैनेजर्स. ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ अपने आप को डिससेटिस्फाई फील करेंगे, क्योंकि उनके व्यूज़, उनके आइडियाज़ का कोई वेलकम नहीं है. ठीक है, और अगर उनके व्यूज़, उनके आइडियाज़, उनके सजेशंस का कोई वेलकम ही नहीं है, कोई रिवॉर्ड ही नहीं है, तो वो कभी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते. और अगर सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, पावर्स सारी बढ़ जाएंगी, तो वहाँ पे भी दिक्कत है. वहाँ पे क्या दिक्कत है कि हर एक बंदा फिर अपने अपने अकॉर्डिंग चलेगा कि नहीं, मैंने अगर ये डिसीजन लिया है, मैंने ये काम किया है, तो बिल्कुल ठीक किया है, मैंने अपने फेवर में काम किया है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम किया है. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कंपैरिटी होनी जरूरी है. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन क्या होता है? आपने एक इन्वर्टेड वी देखा होगा अपनी बुक्स में. इन्वर्टेड वी क्या होता है? पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ठीक है, पावर्स इस तरीके से फ्लो होती है, या इंफॉर्मेशन
इस तरह से मूव होती है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू बॉटम. दिस इज वॉट, दिस इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एक इस लेवल पे काम कर रहा है वो अपने से ऊपर लेवल वाले को इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है, फिर ये वाला इस वाले को पास कर सकता है, फिर ये वाला इस वाले को पास कर सकता है. अगर अगर इस वाले को, अगर किसी थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे उसे काफ़ी सारे स्टेप से इन्फॉर्मेशन को निकलना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे तक पहुँचेगी. और इन्फॉर्मेशन अगर इतने सारे पाथ से होके जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन का मैनिपुलेशन होगा, डेटा का मैनिपुलेशन होगा. ठीक है, कुछ डेटा होगा और कुछ पहुंचेगा, और इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बीच में ही खत्म हो सकती है. इसीलिए एक टेक्निक यहाँ पे सेटअप की गई, दैट इज गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक में क्या है कि अगर सेम अथॉरिटी वाला बंदा अपनी ही पोजीशन पे किसी से कांटेक्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन, विदाउट फॉलोइंग दैट इन्वर्टेड वी. ठीक है, दैट इज स्केलर चेन. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स doesn't mean giving command. ऑर्डर मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स ये नहीं कि आप किसी को कमांड दे रहे हो. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मीन्स है कि एवरीथिंग इज प्लेस्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. इन अ सिस्टमेटिक मैनर मीन्स, फिर से मैं आपके स्कूल के एग्जाम्पल पे आ जाती हूँ. आपको पता है कि आपकी क्लास क्या है, ठीक है, कहाँ पे है और कहाँ पे आपको जाके बैठना है, कौन सी आपकी सीट है, कौन सा किसका फर्स्ट लेसन है, किसका सेकंड लेसन है, किसका थर्ड लेसन है, किसका फोर्थ लेसन है, आपको सब कुछ पता है. आपको पता है प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, आपको पता है वॉशरूम कहाँ है. ठीक है, आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है. क्यों पता है? क्योंकि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में है, सब कुछ सिस्टमेटिकली सेटअप हुई हुई है, इसलिए आपको सब कुछ पता है. दैट इज वॉट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ का एक राइट प्लेस होना चाहिए कि वो कहाँ रखी जाएगी. जैसे टूल्स बॉक्स है तो टूल्स बॉक्स रिपेयर ऑफिस में रखा जाएगा. अगर कोई मैनेजर है तो उसका पर्टिकुलर ऑफिस होगा. इससे क्या हो, इससे ये क्यों करा गया है, ताकि वेस्टफुल एक्टिविटीज नेग्लेक्ट हो जाएं और टाइम वेस्ट ना हो. दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल इज स्टैब्लिश, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. होप आई एम क्लियर. Principle of equity. What is principle of equity? Equity means giving fair treatment without discrimination, without caste, without creed, without religion. Giving fair treatment. Fair means fair. ये नहीं कि ये SC ST है, ये जनरल है तो हमें इसको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए और इसको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए. नो, देयर मस्ट बी नो कास्ट, नो क्रीड, नो रिलीजन, देयर मस्ट बी नो discrimination. Not any type of discrimination. There must be fair treatment, equal treatment. ये women है, ये man है, no feminism, nothing. ठीक है, that is principle of equity. Hope I'm clear. Next is stability of tenure of personnel. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको फील हो रहा है कि मुझे कभी भी बाहर निकाल दिया जाएगा. आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है या फिर ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे लोगों को निकाल रही है तो हो सकता है मुझे भी किसी वजह से निकाल देगा. आपको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है, ठीक है, और उस इनसिक्योरिटी की फीलिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपके माइंड में वही चीज़ें रिपीट होती चली आ रही है, कहीं मुझे निकाल ना दिया जाए. आप सारी चीज़ों को इतने ध्यान से कर रहे हैं या ध्यान लगा ही नहीं रहे हैं काम में, और आप क्या कर रहे हो, आप जितना आप बेस्ट कर सकते हो आप बेस्ट नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि आप इनसिक्योर हो. इनसिक्योरिटी मीन्स स्टेबिलिटी. देयर मस्ट बी स्टेबिलिटी इन टेन्योर. टेन्योर होता है पीरियड, कि आपकी जॉब में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. मैनेजर का क्या काम होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को कभी भी इनसिक्योर फील ना कराए, उसका फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र ना करे. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होता रहेगा या फिर लेबर टर्नओवर होता रहेगा, वो यू नो व्हाट इज़ लेबर टर्नओवर. जब ऑर्गेनाइजेशन में लेबर को निकाला जाता है, दैट इज़ लेबर टर्नओवर. ठीक है, अगर लेबर टर्नओवर होगा, आप एम्प्लॉयज़ को निकालते रहोगे
तो जो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगेंगे, और एक इनसिक्योर एम्प्लॉय कभी भी 100% कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। उसके माइंड में बस एक इनसिक्योरिटी चलती रहेगी, मेरा कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए, मुझे कहीं निकाल ना दिया जाए। और अगर आपके अंदर ये सिक्योरिटी है कि नहीं, मेरी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, तो डेफिनेटली यू विल परफॉर्म द बेस्ट। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज व्हाट? इनिशिएटिव मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना, इनिशिएट लेने के लिए एनकरेज करना। इनिशिएट मीन्स उन्हें बोलना कि आप कुछ, आपके पास कोई सजेशंस हैं, आपके पास कुछ व्यूज़ हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, तो हमें बताइए। और अगर उनके आइडियाज़, उनके व्यूज़, उनके सजेशंस डेफिनेटली अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं, तो उनके सजेशंस का, उनके आइडियाज़ का वेलकम करना, उन्हें सबके सामने अप्रिशिएट करना, उन्हें रिवॉर्ड देना। दैट इज वॉट? दैट इज इनिशिएटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एम्प्लॉयज़ को आप अप्रिशिएट करेंगे, एक तो वो मोटिवेट होगा, और दूसरा नेक्स्ट टाइम वो इनिशिएट लेने के लिए रेडी रहेगा, और अपने आप को एक अच्छा प्रूफ करने के लिए अच्छा काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेगा। दैट इज इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज स्प्रेड द कॉर्प्स। व्हाट इज स्प्रेड द कॉर्प्स? स्प्रेड द कॉर्प्स क्या होते हैं? स्प्रेड द कॉर्प्स मीन्स टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क, जैसे कि हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, वी हैव टू वर्क इन अ टीम, वी हैव टू वर्क इन अ ग्रुप। दैट इज स्प्रेड द कॉर्प्स मीन्स रिप्लेस आई विद वी। सिर्फ मैं नहीं होनी चाहिए, हम होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हो और अपने एम्प्लॉय से बेस्ट निकलवा सकते हो। ठीक है, दैट इज स्प्रेड द कॉर्प्स। दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। रिपीट अगेन: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of person, centralization and decentralization, scalar chain, principle of order, principle of equity, stability of tenure of personnel, initiative, and spread the corps. These are the 14 principles which is developed by Henry Fayol. Now let's discuss the case studies based on it. First, just wait. Yes. Anshul, a commerce student, visited a hospital. He observed that in hospital, to treat different type of disease, there is a separate department, and each department is led by a dean of that respective department who is expert in a particular field, having knowledge, training and experience of that particular area only. He could relate it to one of the principle of management. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। केस स्टडी क्लियर है। केस स्टडी में एक अंशुल है, कॉमर्स स्टूडेंट है, उसने एक हॉस्पिटल में विजिट किया। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया कि हॉस्पिटल में डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए एक पर्टिकुलर, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है, और उस डिपार्टमेंट को वहाँ का एक डीन लीड करता है, जिसको वहाँ की उस फील्ड की सारी नॉलेज है। ठीक है, उस एरिया की सारी नॉलेज है, कैसे ट्रेनिंग, क्या उसकी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, सब कुछ है उसके पास उस एरिया के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? बताइए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? यस, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे मैनेजमेंट का डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें, सारी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना हुआ है। डिफरेंट डिजीजेस हैं, डिफरेंट टास्क होंगे उनको ट्रेन करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए। और बेस्ट पार्ट इज कि वहाँ का जो डीन है वो उस काम को करते करते क्या हो चुका है? एक्सपर्ट हो चुका है, स्पेशलाइज्ड हो चुका है। तो दैट इज व्हाट? डिवीजन ऑफ वर्क। अब जब आप डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स जब आप काम को बांटते हो डिपार्टमेंट्स में, जब आप काम को बांटते हो तो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाला बंदा एक्सपर्ट हो जाता है काम को करते करते। तो हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट था जिसमें ये डीन एक्सपर्ट हो चुका था। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज हर्षिता, अ सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट अ डील विद अ बायर. She finds that if she can offer credit period of 60 days, she is likely to clinch the deal, which is
supposed to fetch the company a net margin of rupees 1 lakh. Now the company gives power to manager to offer a credit period of 40 days due to which she could not get the deal. Identify the principle of management violated here. देखिए, हर्षिता एक सेल्स मैनेजर है, हैज़ टू नेगोशिएट अ डील विद बायर. उसने बायर के साथ एक डील की, एक नेगोशिएशन चल रहा था. वो क्या था? शी फाइंड्स दैट इफ शी कैन ऑफर क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 days शी इज लाइकली टू क्लिंक द डील विच इज सपोज टू फेच द कंपनी नेट मार्जिन ऑफ ₹1 lakh. अगर वो किसी भी अपने बायर को 60 days का क्रेडिट प्रोवाइड करती है, मतलब उधार प्रोवाइड करती है, तो वो अपनी कंपनी को एक बेस्ट पोजीशन तक लेके जा सकती है, मार्जिन बढ़ा सकती है. दैट वुड बी 1 lakh. अब कंपनी कह रही है ना, द कंपनी गिव्स पावर टू द मैनेजर टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 40 days. अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कंपनी ने बोल दिया कि नहीं, आपके पास पावर्स हैं कि आप 40 days तक का ही क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हो, इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, विच ही कुड नॉट गेट द डील. अब डील नहीं हो पा रही क्योंकि बायर को चाहिए 60 days क्रेडिट, कंपनी बोल रही है 40 days क्रेडिट. अब यहाँ पे ये जो हर्षिता है ये फंसी हुई है. अब इसके पास ये पावर्स तो आ गई, उसके पास क्या पावर्स आई है कि वो 40 दिन तक का ही क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड कर सकती है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? यस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी इज नॉट मैचिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, होप आई एम क्लियर इन दिस. नेक्स्ट इज in ensure limited management and labor union entered into an agreement whereby workers have agreed to put in extra hours without any additional payment to revive the company out of loss. In return, the management has promised to increase the wages of the worker when this mission is accomplished. But afterwards, management refused to fulfill its commitment. Identify the principle of management. बताइए यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? इन ensure limited मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट. मैनेजमेंट और लेबर यूनियन एक एग्रीमेंट में आए हैं जहाँ पे वर्कर्स एग्री हुए हैं कि दे पुट एक्स्ट्रा आवर्स विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट. वर्कर्स ने कहा कि हम एडिशनल काम करेंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा काम करेंगे लेकिन कोई एडिशनल पेमेंट नहीं लेंगे, टू रिवाइव द कंपनी आउट ऑफ लॉस, कंपनी को लॉस से निकालने के लिए. इन रिटर्न मैनेजमेंट हैज प्रॉमिस टू इंक्रीज वेजेस ऑफ द वर्कर्स. और इन रिटर्न में क्या करा मैनेजमेंट ने वर्कर्स से प्रॉमिस भी कर दिया कि दैट्स ओके, मैं आपको एक्स्ट्रा वेजेस प्रोवाइड करूंगा. व्हेन द मिशन इज अकम्प्लिश्ड, जब मिशन कंप्लीट हो गया तब क्या हुआ, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू फुलफिल द कमिटमेंट. मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया कि मैं अपने कोई भी कमिटमेंट फुलफिल नहीं करूंगा. मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ वायलेट हो रहा है? बताइए, जल्दी सोचिए. यहाँ पे क्या हो सकता है? सोचिए. यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट हो सकता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, स्प्रेडी कॉप्स हो सकता है. क्या हो सकता है यहाँ पे? ठीक है, सोचो क्या हो सकता है यहाँ पे. आपका यूनिटी ऑफ कमांड हो सकता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, यूनिटी ऑफ ऑर्डर हो सकता है. क्या नहीं हो सकते? कोई मैच नहीं हो रहा. क्या हो रहा है यहाँ पे मैच? डिसिप्लिन. मैंने आपको बताया था डिसिप्लिन में क्या होता है. डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जनरल रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं. अगर आपने एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस कर रखा है, आप उसे भी पूरा कर रहे हैं. अगर एम्प्लॉयज़ ने बोला कि हम एक्स्ट्रा काम करेंगे और एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेंगे, तो मैनेजमेंट ने भी रिटर्न में प्रॉमिस किया था कि ठीक है, मैं आपके वेजेस बढ़ा दूंगा. जब टास्क कंप्लीट हो गया तो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया. दैट इज व्हाट, कि वो अपने कमिटमेंट में खरा नहीं उतरा. तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? प्रिंसिपल दैट इज डिसिप्लिन. थैंक यू. यहाँ पे और भी बहुत सारी केस स्टडीज हैं, जहाँ आप उसे गो थ्रू हो जाइए, रीड करिए. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय.